अमृतपाल सिंह को लेकर ये सवाल अक्सर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार असल में जिस संविधान को वो मानते नहीं, जिस संविधान को वो अलग करने की बात करते हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत उनको संविधान के खिलाफ बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जानेंगे कि अगर कई लोग उसे पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं। इस तरीके से पिछले लंबे समय से अमृतपाल जो है संविधान के खिलाफ चलने की बात करते थे, अब कहीं ना कहीं तेवर जो है हमें बदलते नजर आ रहे हैं। बेशक से अमृतपाल नशे से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी आए हैं और कई मामले ऐसे भी हुए जब अमृतपाल की वजह से पंजाब में कहीं ना कहीं फायर हुआ था गुरुद्वारों के अंदर। आप जानते होंगे कि अमृतपाल और उसके समर्थकों द्वारा एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर वहां से कुर्सियां उठाई गई, उनको डिस्कस करें, जो कि कहीं ना कहीं मॉरल ग्राउंड पर गलत है और फैसला भी उसका फैसला भी हमें खुद से करना होगा, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया और पंजाब पुलिस द्वारा कोई भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी भी गुरु ने युद्ध के अंदर पालकी साहब को एज ए प्रोटेक्टर यूज किया। कहाँ तो हमें उनकी रक्षा करनी है, उनके दिए हुए उद्देश्य पर कार्य करना है, कहाँ हम एक थाने के अंदर पालकी साहब को लेकर जा रहे हैं, वो कितना सही कितना गलत है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आज से पहले कभी पंजाब के अंदर ऐसी घटना देखने को नहीं। कौन है अमृतपाल सिंह, पंथ का मसीहा या अलगाववादी नेता? पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद का चुनाव जीतने वाले अमृतपाल सिंह को लेकर ये सवाल अक्सर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार असल में वो है क्या। कोई उसे पंथ का मसीहा कहता है तो कोई उसे गर्म मिजाजी होने का दावा करता है। आज के इस पैकेज में हम अमृतपाल से जुड़े इन्हीं दावों के बारे में जानेंगे। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल चर्चा में आया था। वारिस पंजाब देश संगठन का वो आजकल मुखिया है और हम ये जानेंगे कि अगर कई लोग उसे पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, और अमृतपाल अगर कई लोगों की नजरों में खटकता भी है तो आखिरकार उसका कारण क्या है। अमृतपाल की भाषण शैली, कदकाठी, चाल ढाल और उसकी बातों को देखकर कई लोग उसकी तुलना भिंडरावाले से करने लगे हैं। भिंडरावाले भी शुरुआत में लोगों को शराब और तंबाकू सेवन के खिलाफ आगाह करते थे। भिंडरावाले का यह कहना था कि हिंदू लोग सिखों से भेदभाव करते हैं। वो जितना ज़्यादा हिंदुओं से चिढ़े रहते थे उतना ही उन सिखों से जो कि आधुनिकता की राह पर चल रहे थे। अमृतपाल सिंह का भी यही कहना है कि पंजाब में नशे की समस्या बहुत बढ़ गई है, सरकार इस बारे में ध्यान नहीं दे रही है, लिहाजा वो सिख युवकों को नशे से दूर रहने और पंथ की राह पर आने की अपील करता है। अमृतपाल का यह कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां ये चाहती है कि सिख युवक नशे के आदी बन जाएं और ये ना सोचे कि उनकी कौम के साथ क्या हो रहा है। वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसा चीन जैसे देशों में हो चुका है जहां पर इस तरह का जेनोसाइड किया गया था। हमारे पानी की लूट हो रही है और हमें इसकी कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही है। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया गया, गुजरात दंगे के आरोपियों को रिहा किया गया, लेकिन सिख बंदियों को जेलों से नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि वे तो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। आपको ये बता दें कि अमृतपाल खुद को खालिस्तान समर्थक बताने में जरा भी नहीं हिचकता है। उसका कहना है कि खालिस्तान के लिए शांतिपूर्ण ढंग से बात रखना है और एक लोकतंत्र में खालिस्तान की शांतिपूर्ण मांग उठाने में कोई गलती नहीं है। खालिस्तान एक विचारधारा है और विचारधारा कभी नहीं मरती है। भारत के संविधान की एक अपनी पहचान है और अपनी एक खासियत है। भारत का जो संविधान है वो इतना फ्रीडम देता है कि इसको ना मानने वाले भी इसी की आड़ में बहुत सा फ़ायदा ले जाते हैं। ऐसी एक कहावत कहीं ना कहीं हाल ही में हुए एमपी के इलेक्शन लोकसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो खडूर साहब से अमृतपाल जो है एमपी बना दिए गए हैं वहां की जनता द्वारा। और विडंबना ये देखिए कि जिस संविधान को वो मानते नहीं, जिस संविधान को वो अलग करने की बात करते हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत उनको संविधान के खिलाफ बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली। वो ये कहते हैं कि संविधान सिखों के लिए नहीं बना, वही उसका आर्टिकल 15 संविधान का सिखों को अपने रिलीजन की पूजा करने का, उसको अपने तरीके से मानने का हक देता है। और उसी आर्टिकल 99 के तहत अमृतपाल ने पार्लियामेंट के अंदर ओथ ली। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ समय पहले जो एक स्टेटमेंट नज़र आती थी कि हम भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, अब उसी भारत के संविधान में विश्वास रखकर आर्टिकल 99 के तहत ओथ लेकर वो एमपी बन चुके हैं। अच्छा है, जनता के मुद्दे उठाना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर यह भी जानना ज़रूरी है कि पिछले बयान क्या थे और आज के बयान क्या हैं। इससे पहले एक और एमपी हुए पार्लियामेंट के अंदर, सिमरनजीत सिंह मान,
सिखों ने काफ़ी उनसे उम्मीदें रखी थी कि वो काफ़ी उनके मुद्दे उठाएंगे, पर पार्लियामेंट के अंदर कुछ खास रिजल्ट उसका नज़र नहीं आया, जिसका नतीजा सिमरनजीत मान को भी भुगतना पड़ा। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से अमृतपाल जो हैं संविधान के खिलाफ चलने की बात करते थे, अब कहीं ना कहीं तेवर जो है हमें बदलते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में हम अगर एक दो चीज़ें डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं मॉरल ग्राउंड पर गलत हैं, और फैसला भी उसका फैसला भी हमें खुद से करना होगा, क्योंकि अपने आप में कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। आपको याद होगा कि एक सिंबॉलिक बर्न फायर हुआ था गुरुद्वारों के अंदर। आप जानते होंगे कि अमृतपाल और उसके समर्थकों द्वारा एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर वहाँ से कुर्सियाँ उठाई गई, उनको जलाया गया और उनको बर्न आउट किया गया। ये सिंबॉलिक दिया कि गुरु साहब के समक्ष बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। गुरु अगर ज़मीन पर बैठे हैं तो हमें धरती में खड्डा खोदकर, पंजाबी में कहते हैं टोया पुट के ओदे नीचे बह जाना चाहिए। परंतु सोचने वाली बात यह है कि गुरुद्वारों में जो कुर्सियां लगी थी वो कहीं ना कहीं जनता के पैसों की लगी थी, और कहीं ना कहीं वो कुर्सियां अगर किसी अस्पताल में दे दी जाती या किसी स्कूल के अंदर दे दी जाती, जहां पर बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में रैंप पर बैठ के पढ़ते हैं, ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं, पर इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं, और उसके अंदर हैरान कर देने वाली बात यह है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया और पंजाब पुलिस द्वारा कोई भी FIR नहीं की गई। और इसके अलावा आप देखिए कि कभी भी हमने ऐसा नहीं सुना कि जिस गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, ये हमारे पूजनीय रहते हैं, हमें इनकी एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट लेना चाहिए। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी भी गुरु ने युद्ध के अंदर पालकी साहिब को एज ए प्रोटेक्टर यूज़ किया। कहाँ तो हमें उनकी रक्षा करनी है, उनके दिए हुए उद्देश्य पर कार्य करना है, कहाँ हम एक थाने के अंदर पालकी साहिब को लेकर जा रहे हैं। वो कितना सही कितना गलत है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आज से पहले कभी पंजाब के अंदर ऐसी घटना देखने को नहीं मिली थी। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग पहले ये कहते थे कि हम भारत के संविधान, भारत के कानून को नहीं मानते, आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी गुट से हो, क्योंकि हिंदुओं के अंदर भी काफ़ी ऐसे गुट देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी बरगलाने का काम करते हैं। और एक ये अपने आप में विडंबना है, लॉरेंस बिश्नोई ने अपना ABP को एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर ये बात कही थी कि हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकानदारी चलाता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिशियंस अपनी अपनी दुकानदारी चलाते हैं अपने अपने तरीके से। हर पॉलिटिशियंस जो है एक स्पेसिफिक पब्लिक को टारगेट करते हैं और उसी की आड़ में पावर को हथियाने का काम करते हैं। तो हाल ही में इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बयानबाजियां पहले हुई उस पर खरा जो व्यक्ति आज नहीं उतर पा रहा, तो वो आगे क्या उतरेगा। तो ये ओपिनियन जो है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर इससे किसी को भी आहत पहुंचे तो मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, परंतु सच्चाई यही है कि हम कहाँ तक अपने देश से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हम निकले एक दूसरे में से ही हैं, और अलग अलग करने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म का सिपाही नहीं हो सकता। बेशक से अमृतपाल नशे से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी आए हैं और कई मामले ऐसे भी हुए जब अमृतपाल की वजह से पंजाब में कहीं ना कहीं माहौल खराब भी हुआ है। ऐसे में उन पर भी नजर डालने की जरूरत है। अजनाला थाने पर अमृतपाल और उसके समर्थकों ने किया था हमला। दरअसल रूपनगर जिले के चमकौर साहिब के वरिंदर सिंह ने लवप्रीत सिंह व अमृतपाल समेत उसके 30 समर्थकों पर अपहरण व मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद लवप्रीत व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी को तो पुलिस ने पहले ही रिहा कर दिया था, लेकिन लवप्रीत को रिहा करने के लिए अमृतपाल ने थाने के बाहर धरने की चेतावनी दी थी। 23 फरवरी को अमृतपाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के साथ अपने समर्थकों सहित थाने पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उग्र भीड़ ने बैरिकेड ही तोड़ डाले और तलवारों व बंदूकों के साथ थाने पर हमला कर दिया, जिसमें SP समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को भी मारने की दी थी धमकी। अजनाला थाने पर हमले के दौरान ही अमृतपाल ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। अमृतपाल ने कहा था कि शाह का हाल भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा ही होगा। आपको बता दें कि 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वहीं अजनाले में हुई घटना के बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर हमारी कड़ी नजर है, जिस पर अमृतपाल ने इस तरीके की धमकी दी थी। अमृतपाल संविधान को भी नहीं मानता है।
यहाँ पर बड़ी बात तो यह है कि अमृतपाल सिंह संविधान को मानने से इनकार करता है और वो इसके लिए कई तरीके की दलीलें भी पेश करता है। लेकिन यहाँ पर रोचक बात तो यह है कि जिस संविधान की वो तौहीन करता है, उसी संविधान की बदौलत अमृतपाल खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा भी और जीता भी। एक बात और भी है कि अमृतपाल संविधान को बेशक ना माने, लेकिन आज वो असम की डिब्रूगढ़ जेल में है और वहां से बाहर आने के लिए संविधान की ही वो दुहाई दे रहा है। खालिस्तान के मुद्दे पर अमृतपाल का ये कहना है कि हम लोग खालिस्तान की बात सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि वहां पर हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। खालिस्तान की बात करने का आइडिया 1920 में आया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो रही थी, और तब खालिस्तान का आइडिया किस साथ नाम आया। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता है और उन्हें लगता है कि 80 के दशक का फेनोमिना है। खालिस्तान 1940 के दशक में भी आया था। आप पंजाब में घुसते हैं तो आपको भिंडरावाले की तस्वीरें नजर आती है। ये कहना है अमृतपाल सिंह का और इससे वो इनकार भी नहीं करता है। उसका कहना है कि पंजाब के किसी भी गांव में जाकर किसी भी बंदे से पूछ ले तो वो हाथ जोड़कर कहेगा कि संत भिंडरावाले हमारे हीरो ही है। अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक है और वारिस पंजाब डे का प्रमुख है। मुख्य रूप से अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा का रहने वाला अमृतपाल साल 2012 में अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में शामिल होने के लिए दुबई चला गया था। तब अमृतपाल सिंह महज 19 साल का था, जिसके बाद साल 2022 में भारत वापस लौटा। अमृतपाल के समर्थकों ने जालंधर में मॉडल टाउन गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की, कुर्सियों और सोफों में आग लगा दी थी। समर्थकों का कहना था कि ये सिख धर्म की शिक्षाओं के खिलाफ है। इसके अलावा कपूरथला जिले के बिहारीपुर गांव स्थित गुरुद्वारा में भी तोड़फोड़ की गई। अमृतपाल सिंह की पंजाब में सक्रियता महज कुल 2 वर्षों से भी कम है, लेकिन बहुत कम समय में ही उसने पूरे पंजाब में अपना एक आधार वर्ग तैयार कर लिया है। अब ये तो अमृतपाल सिंह की अब तक की कहानी थी कि किस तरीके से उसने लोगों में अपनी पैठ बिठाई, क्या उसके पॉजिटिव थे, क्या उसके नेगेटिव थे। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार अमृतपाल अचानक से चर्चा में कैसे आ गया, कैसे वो एकदम से इतना बड़ा चेहरा बन गया और लोगों में उसने अपनी पहुंच कैसे बनाई है। तो इस बारे में भी जानना जरूरी है। लोगों में अपनी पहुंच बनाने के लिए अमृतपाल सिंह ने सोशल मीडिया को अपना रास्ता बनाया। 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर निशान साहब फहराने की घटना के बाद किसान संगठन दो फाड़ हो गए थे। दीप सिद्धू को इस पूरी घटना का दोषी बताकर पेश किया जा रहा था और यही वो समय था जब अमृतपाल सिंह ने फेसबुक पर लाइव करके दीप सिद्धू का बचाव किया था, निशान साहब फहराने की घटना को जायज ठहराया था। इस दौरान पहली बार वो लोगों की नजरों में आया। साल 2021 में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उसने दीप सिद्धू के पक्ष में बड़ी उग्रता के साथ सोशल मीडिया प्रचार अभियान भी चलाया था। दीप सिद्धू ने बनाया था वारिस पंजाब दे संगठन। एक तरफ अमृतपाल सोशल मीडिया पर प्रवासी सिखों के बीच में लोकप्रियता हासिल कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के दौरान सिख पंथक विचारधारा का पोस्टर बॉय बनकर उभरे अभिनेता दीप सिद्धू ने भी अपना नया संगठन खड़ा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। साल 2021 में दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम से एक जत्थेबंदी की शुरुआत की। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि लाल किले पर निशान साहब फहराने की घटना के बाद से कई किसान संगठनों ने दीप सिद्धू से किनारा कर लिया था और फिर इसके बाद दीप ने अपनी जत्थेबंदी बनाने की शुरुआत की थी। इस जत्थेबंदी के कामकाज को देखने के लिए 7 लोगों की एक कमेटी बनी थी और उस समय अमृतपाल इसका सदस्य नहीं था।